हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट आपका थर्ड है कक्षा 12वीं हिंदी के लिए। ठीक है, अक्टूबर माह का असाइनमेंट जारी हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे असाइनमेंट का। इसके पहले यहाँ पर हम क्लास जो है 12th के सभी विषयों के असाइनमेंट देख चुके हैं 2 माह के। इसके पहले आपके अगस्त और सितंबर के भी। इसी प्रकार से आपको अक्टूबर के भी सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ में मिल जाएंगे। आप किस प्रकार से इस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, सारे विषयों की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा 12वीं के बाकी विषयों के भी आपको सॉल्यूशन चैनल पे ही जल्द अपलोड हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और सारे असाइनमेंट आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्लास 10th और 12th के सभी असाइनमेंट आपको एकदम अच्छे से मिलेंगे, जिससे आपको 20 में से 20 अंक मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नंबर के प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आपको 4 अंक के लिए जूझ कहानी से लिया गया है, जो कि आनंद यादव द्वारा लिखी गई मराठी लेखक है। मतलब मराठी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है, उनके बारे में है और बहुत अच्छी कहानी है। इसमें एक तरीके से बच्चे के पढ़ने के बारे में बताया गया है, उनमें इतना उत्साह रहता है और वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की माँ द्वारा दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई है। क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? ये चाल क्या चली गई थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्या चाल थी कि यहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए दत्ताजी राव को माँ बोलने जाती है कि आप कुछ करिए, क्योंकि जो उनके पिताजी है थोड़े स्वभाव उनका थोड़ा चेंज है। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा पढ़े, यानी आनंदा जिसको कहते हो प्यार से, तो वो नहीं पढ़ाते क्योंकि उससे घर का काम करवा मतलब खेत का काम करवाते थे। उसके पिताजी सिर्फ चाहते थे कि वो खेतों में काम करे, पढ़े लिखे ना। इस प्रकार से तो ऐसा माँ ने यहाँ पर सोचा कि बच्चे को पढ़ना चाहिए और यहाँ पर दत्ताजी राव के, जो कि गांव के प्रतिष्ठित मुखिया सरपंच थे, उनके पास जाते। ठीक है, आनंदा और उसकी माँ, तो दोनों मिलकर ऐसा करते। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है, ठीक है, पहला प्रश्न में। तो इसका भी उत्तर हम देखते हैं। पहलवान की ढोलक का पूरे गाँव पर क्या असर पड़ता था, उसकी ढोलक की आवाज़ का। फिर सहर्ष स्वीकारा, ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे न हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले के उत्तर से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए उत्तर देखेंगे हम इसका। लेखक क्या करते हैं, यानी आनंद यादव, यहाँ पर बात हो रही है जूझ पाठ के जो लेखक हैं। लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी माँ सफल नहीं हो पाते हैं। गाँव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव अंतिम उपाय थे। लेखक और उसकी माँ उनके पास जाते हैं, उनसे दबाव डलवाने के लिए उन्हें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद दत्ताजी राव के कहने पर लेखक के पिता उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दत्ताजी राव और उनकी आपस में बातचीत होती है और वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखते हैं। लेखक पाठशाला जाना शुरू कर देता है, वहां दूसरे लड़कों से उसकी दोस्ती होती है। वह पढ़ने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। मराठी के एक बहुत अच्छे अध्यापक के प्रभाव में वह कविता भी रचने लगता है। अगर वह झूठ नहीं बोला जाता तो ये सारे घटनाक्रम घटित ही नहीं होते। देखिए, इतने से झूठ की वजह से उसका कितना अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ने मिल गया लेखक को, तो ये झूठ उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। ठीक है, झूठ ना बोलने से दत्ताजी राव उसके पिता के ऊपर दबाव नहीं दे पाते। उसके पिता अपनी तरह से लेखक के जीवन को ढालता। यदि झूठ नहीं बोलते तो बहुत बुरा असर पड़ता, क्योंकि पिता चाहते थे कि पढ़े लिखे ना। लेखक का संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं हो पाता यदि झूठ नहीं बोलते, तो उसके संघर्ष की कहानी ही नहीं बन पाती। आज जो कहानी हमें जूझने की प्रेरणा देती है, वह आज हमारे सामने नहीं होती। इस तरह झूठ का सहारा लेने से जीवन और सपनों का विकास होता है, जिसके आधार पर लेखक अपनी एक आत्मकथा लिख पाता है। केवल ये कहानी के लिए झूठ अच्छा हुआ, वैसे तो यहाँ पर कई बार इसका असर है, लेकिन कुछ अच्छे कार्य के लिए यहाँ पर उन्होंने बोला तो उनका कार्य सफल हुआ। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा है प्रश्न क्रमांक 2 में। इसका पूरा कंप्लीट उत्तर देखते हैं। तो इसकी पीडीएफ मैं बता देती हूँ आप किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। आप सबसे पहले गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, www.boardjankari.com असाइनमेंट, इस प्रकार से भी सर्च कर सकते हो, या boardjankari.com असाइनमेंट यदि आप करोगे सीजी बोर्ड, तो आपको पूरा असाइनमेंट के आंसर्स की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हो। यदि कुछ विषयों का असाइनमेंट अपलोड नहीं है आंसर, तो आपको जल्दी मिल जाएंगे। जैसी अपडेट लिंक होते जाएंगे आपको मिल जाएगी, तो आपको जाकर देख लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10th और 12th के सभी विषयों के असाइनमेंट एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, ढोलक की आवाज ही रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती सी जान पड़ती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, पर ढोलक की आवाज गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। ढोलक की आवाज सुनते ही बूढ़े बच्चे जवानों की कमजोर आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था। तब उन लोगों के बेजान अंगों में भी बिजली दौड़ जाती थी। यह ठीक है कि ढोलक की आवाज में बुखार को दूर करने की ताकत न थी और न महामारी को रोकने की शक्ति थी, पर उसे सुनकर
मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय, प्राण छोड़ते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, तब वे मृत्यु से नहीं डरते थे। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका 3 अंक के लिए। आपको क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम, तो आप इतना पूरा आंसर इसमें जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ढोलक जो पहलवान की ढोलक पाठ है वो एक लोक कला को बताता है। जैसे छत्तीसगढ़ी लोक कला में बहुत सारे लोक कला कलाकार हैं, लेकिन उनकी समय समय पर जो व्यवस्था है वो बदलते जाती है। इसके कारण उन्हें बहुत सारी जो है सामना करना पड़ता है। जैसे इसमें आ जाता है महामारी वगैरह, तो उसके बच्चे भी मर जाते हैं बाद में वो भी, लेकिन इससे बहुत सारी व्यवस्था को भी चरमरा जाती है कि लोक कलाओं की यहाँ पर पहचान अच्छे से नहीं है। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है, लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है, 4 अंक के लिए प्रश्न है। तो ये जो सहर्ष स्वीकारा है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है, बहुत अच्छी है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से आप लिखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताती है कविता, कविता में जीवन के सुख दुख। यदि आप यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करना चाहते तो मैं इसको एक बढ़िया से आपको स्टार्टिंग करना बता देती हूँ, आप किस प्रकार से इसकी स्टार्टिंग करोगे क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहले यदि आप यहाँ से स्टार्टिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग पूछी और मैक्सिमम 4 अंक के लिए प्रश्न है, तो आपको इस प्रकार से करना होगा। ठीक है, मुक्तिबोध की यह कविता अपनी सुख दुख की अनुभूतियों, गर्बीली गरीबी, प्रौढ़ विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकारने की प्रेरणा देती है। इससे व्यक्ति का जीवन सहज होता है, वह स्वयं को प्रिय से जुड़ पाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई शॉर्ट में बातें, मतलब क्या क्या आपको अनुभव बता रही है और किस चीज़ों को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। लेकिन थोड़ा डिटेलिंग में हम जाएंगे कि क्यों देती है, तो वो सारी कारण मैं आपको बता देती हूँ। चलिए क्यों देती है हमें प्रेरणा, क्योंकि कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को समान रूप से स्वीकारने की बात कही गई है। स्नेह की प्रगाढ़ता इसमें सब कुछ व्यक्त है। इसके अलावा प्रियजन के बारे में भी इसमें से, जैसे अपनी प्रिय को क्या बताया, पूर्णतः भूल जाना चाहता है कवि, यहाँ पर वो बता रहा है। और भी विस्मृतियां इसमें वर्णन की गई है। तो ये सभी यदि आप लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से कविता का एकदम पूरा यहाँ पर कंठस्थ चीजें वर्णन की गई है जो प्रेरणा देती है कविता। ठीक है, तो ये पूरे वाक्य आप इसमें इंक्लूड जरूर कर दीजिए ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर मैं बढ़ती हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश मैं आपको बता दूं किस पाठ से लिया गया है, ये नमक पाठ से लिया गया है, जिस रजिया यहाँ पर सज्जाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये पाठ बहुत अच्छा है, कस्टम अधिकारी के इसमें वर्णन है, साफिया का है, नमक के बारे में कहानी है। उस समय में नमक के लेकर बहुत कुछ हुआ था, जैसे नमक ले जाना भी एक तरीके से अपराधी हुआ करता था, क्योंकि उस समय नमक की बहुत वैल्यू थी। तो ये पूरा कहानी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं देखते, फिलहाल हमें इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं। तो इसके आंसर में आपको गद्यांश भी टिक कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, अच्छे से बता देती हूँ आपको कैसे आंसर लिखना है। 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, 2-2 अंक के प्रश्न है। ठीक है, हर एक प्रश्न कितने अंक का है, 2-2 अंक का है। तो कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था। ठीक है, तो कस्टम वाले की किताब पर यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ देखिए कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था, तो अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। क्या धुंधले शब्द थे, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। मतलब यहाँ पे कोई शमसुल इस्लाम है, उन्होंने किसको गिफ्ट की है, सुनील दास गुप्त को गिफ्ट की है। ऐसा इस पे पूरा का पूरा आपका उत्तर होगा। क्या लिखा था उस किताब पे, यहाँ से मैं आपको टिक कर देती हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखा था उस बुक पर। जैसे अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द देखे, उन्होंने किताब पर नजर दौड़ाई तो उन्हें इतने शब्द दिखाई दिए। ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कस्टम वाला कहाँ का था, वह भारत कब आया था। ठीक है, दूसरे प्रश्न में है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है। देखिए अगले प्रश्न में आपको पूछा है कस्टम वाला कहाँ का था, वो भारत कब आया था। ठीक है, तो कस्टम वाला कहाँ का था, वो था ढाका का, यानी बंगाल का। ठीक है, जब उससे पूछा जाता है तो कहाँ का बताता है, ढाका का। और इसके बाद पूछा है भारत कब आया था, तो कब बताता है, भारत आया था जब डिवीजन हुआ, मतलब जब बंटवारा हुआ तभी वो भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कब, कहाँ का रहने वाला था वो, ढाका का, और कब आया था, जब डिवीजन हुआ तभी आया था। ठीक है, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, या तो सन भी लिख सकते हैं। इसके बाद में है, कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस प्रकार से उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर कब किताब गिफ्ट की गई थी कस्टम वाले को, तो ये किसने दी थी, यहाँ पर दी गई थी, इसका नाम देखिए आपको दिख रहा है। तो ये किताब गिफ्ट की थी शमसुल इस्लाम की तरफ से, यानी शमसुल इस्लाम ने जो है सुनील दास, जिनका नाम था कस्टम वाले अधिकारी का नाम, उनको गिफ्ट की थी। किसने, यहाँ पर किसने दी थी, तो इसमें किसका नाम आएगा, यहाँ पर किसने दी थी, तो मैंने आपको बता दिया शमसुल इस्लाम ने दी थी। अब ये आएगा कब दी थी, तो कब दी थी, उनके जब सालगिरह थी तब दी थी। उनके मित्र होंगे तो उन्होंने 1 वर्ष पहले सबसे पुराने दोस्त ने इनको एक किताब दी थी
बचपन के दोस्त ने, उस दिन उनकी क्या थी, सालगिरह यानी जन्मदिन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उनके सालगिरह के अवसर पर यह किताब दी थी किसने, शमसुल इस्लाम ने। तो किसने की जगह पे आप शमसुल इस्लाम लिख देंगे, और कब दी थी, तो उनकी सालगिरह के अवसर पर। ये पूरे प्रश्न आपको अच्छे से लिख लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। अब मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ, कोई दिक्कत हो। कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था, तो शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ ढाका, ठीक, इतना गिफ्ट किया गया था। कस्टम वाला कहाँ का था, तो वो ढाका का रहने वाला था। और भारत कब आया था, जब डिवीजन हुआ तब वो भारत आया था, ठीक है। किताब किसने दी, तो शमसुल इस्लाम ने दी, और कब दी, तो उनकी सालगिरह के अवसर पर दी, ठीक है। ये प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, लिखिए। 3 अंक के लिए प्रश्न है, तो हम इसको समझा देंगे अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, पात्र का चरित्र चित्रण कहानी के इसमें बताना, ठीक है। तो आधुनिक कहानी में यथार्थ को मनोविज्ञान पर बल दिया जाने लगा है, अंत उसमें चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया गया है। अब घटना और कार्य व्यापार के स्थान पर पात्र और उसका संघर्ष ही कहानी की मूल धुरी बन गए है। कहानी के छोटे आकार तथा तीव्र प्रभाव के कारण सीमित होती है, और दूसरे पात्र के सबसे अधिक प्रभावपूर्ण पक्ष की, उसके व्यक्तित्व की केवल सर्वाधिक पुष्ट तत्व की झलक ही प्रस्तुत की जाती है। अज्ञेय की शत्रु कहानी में एक ही मुख्य पात्र एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, जैसे एक केवल पात्र है किसकी कहानी में, अज्ञेय की कहानी में। जैनेन्द्र की खेल कहानी में क्या है, उसमें मनोविज्ञान आधार ग्रहण किया गया चरित्र चित्रण में। अतः कहानी के पात्र वास्तविक, सजीव, स्वाभाविक तथा विश्वसनीय लगते हैं। पात्रों का चरित्र आकलन लेखक प्रायः 2 प्रकार से करता है, प्रत्यक्ष या वर्णनात्मक शैली द्वारा। इसमें लेखक स्वयं पात्र के चरित्र में प्रकाश डालता है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर है। आपको थोड़ा सा इसमें नाट्य शैली का भी वर्णन करना है, जैसे परोक्ष नाट्य शैली में पात्र स्वयं अपने वार्तालाप और क्रियाकलाप द्वारा अपने गुण दोषों का संकेत देते चलते हैं। इन दोनों में कहानीकार को दूसरी पद्धति अपनानी चाहिए। इससे कहानी में क्या होगा, विश्वसनीयता और स्वाभाविकता आ जाएगी। ये आपको लिख देना है, ठीक है। पूरा आपका आ जाएगा, इसमें आपको 3 अंक के लिए इतना पूरा लिख देना है। तो ये आपकी शब्द सीमा भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th का हिंदी असाइनमेंट अक्टूबर माह का देखा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल पे न हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको सारे असाइनमेंट क्लास 12th के, इसके बाद आपको सभी विषयों के असाइनमेंट जल्द ही मिल जाएंगे। बस आपको चैनल पर बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो सके और आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल सके। इसके अलावा यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर्स की, तो मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ के लिए आप गूगल पे जाओगे, boardjankari.com आपको सर्च करना है, या असाइनमेंट बोर्ड जानकारी भी सर्च कर सकते हो। इससे आपको सारे विषयों की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। कुछ विषयों की पीडीएफ यदि अपलोड नहीं है तो बहुत जल्द अपडेट हो जाएगी, तो वो लिंक से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।